हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ पेडागोजी में आपका टॉपिक सेकंड है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की भाषा। ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है आपको, तो यहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक बताने जा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ ही जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या आता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं कई बार लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो देखते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स या गणित की भाषा। देखिए, गणित का और भाषा का आपस में 3 अलग अलग स्तरों पर संबंध होता है। ठीक है, यानी कि आप सोचेंगे गणित तो मैथ है, कोई ये तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन गणित की भी अपनी क्या है, एक भाषा है। अब वो किस तरह से संबंधित है एक भाषा से गणित जो है, वो 3 स्तरों पे आप समझेंगे। सबसे पहला है गणित को समझने की भाषा। सबसे पहला जो स्तर है वो क्या है कि किसी भी गणित को समझने के लिए हमें क्या है, एक भाषा की ज़रूरत है। क्या बिना भाषा के छोटे बच्चे गणित समझ सकते हैं? नहीं। तो क्या है कि जब शिक्षक कक्षा में गणित के अंदर क्या आता है, जो भी इसके सूत्र हैं, अवधारणाएं हैं, संक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, प्रमेय हैं, उनको समझाता है, तो वे आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गणित को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गणित की जो लैंग्वेज है अगर हम उसमें बोलेंगे, आप फर्स्ट क्लास के बच्चे के पास गए हैं, पढ़ा रहे हैं मैथ स्टार्टिंग में, और आप उसको बोलें कि 1 या 7 + 8 कितना होता है वो बताओ, तो एक दो बच्चे तो उस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम उसी गणित का जो हमारी अवधारणा है या जो भी हम कराने जा रहे हैं, उसको हम उसके दैनिक जीवन की जो भाषा है, यानी आम भाषा जो भी वो इस्तेमाल करता है, उसका प्रयोग करके समझाएंगे। जैसे हम बोलेंगे कि एक बच्चा है, जैसे आपके पास 4 आम हैं और आपके दोस्त के पास 3 आम हैं, तो आप दोनों के पास मिलकर कुल कितने आम हैं। ऐसे हम जो नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा जो है वो उस बात को अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, तो गणित की कोई भी बात समझाने के लिए हमें बच्चे की पहली भाषा का उपयोग करना होता है, या जो भी भाषा उसे समझ में आती है उसका उपयोग करना होता है। आम भाषा का प्रयोग भी इस प्रकार करना होता है कि वे बच्चों को समझ में आए। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल भाषा का भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भी आपको ऐसे शब्दों को या इस तरह का उन्हें एग्जाम्पल देना होता है जो उसको समझ में आए। इससे क्या होता है, इससे बच्चों को गणित कठिन नहीं लगता है। अब मोस्टली बच्चों को गणित कठिन क्यों लगता है, क्योंकि गणित के जो सवाल है वो उन्हें समझ में ही नहीं आते। उन्हें लगता है ये क्या पूछा गया है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम उनके साथ जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम जो भी क्वेश्चन दिया उसे पहले उनकी भाषा में समझाएं, तो बच्चे जो है उस चीज़ को आसानी से समझेंगे और उन्हें गणित कठिन भी नहीं लगेगा। जैसे मान लिया हमें बच्चों को घन क्या होता है वो समझाना है, ठीक है, क्यूब क्या होता है वो समझाना है, तो हम आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की बुक्स है उसमें क्या बना होता है, घन को समझाने के लिए माचिस का बॉक्स बना होगा या फिर संदूक बना होगा एक, तो उसको दिखाकर हम बोलते हैं कि ये जो आकृति दिख रही है जो कैसी है, ठोस है, जिसकी लंबाई भी है, जिसकी चौड़ाई भी है, जिसकी ऊंचाई भी है, ये जो आकृति है वो क्या है, एक घनाभ है, ये एक घनाभकार आकृति है। अब सिंपल सीधे से जाके हम उनको फॉर्मूला से समझा दें कि घन ये होता है, या बोर्ड पे बना के घन ऐसा 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 घन होता है, तो वो नहीं समझेंगे जब तक हम उनको कोई भी चीज़ ठोस रूप में ना दिखाएं, यानी उनका जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करके ना दिखाएं। कोई उन्हें हम जब तक मूर्त चीज़ नहीं दिखाते, कोई ठोस कॉन्क्रीट चीज़ नहीं दिखाते हैं, उन्हें वो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती है। ये तो हम चीज़ें जो दिखा सकते हैं, जो हम दिखा नहीं सकते, जो हम सिर्फ समझा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, उनकी उस भाषा का प्रयोग करना है जो वो आम तौर पे बोलते हैं। अब दूसरा जो है वो क्या है स्तर, पहला तो ये था कि गणित को समझाने की भाषा, अब दूसरा आता है सवाल हल करने की भाषा। सवाल हल करने की भाषा क्या होती है, देखिए ये क्या है, ये है गणित की भाषा को ही मैं समझा रही हूँ कि गणित की भी अपनी एक भाषा है जिसका आपको प्रयोग करना था। आप जब
किसी भी प्रश्न को समझा रहे हो तो किस तरह से आपको भाषा का प्रयोग करना है, किसी को सवाल को हल कर रहे हो तो किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना है। तो सवाल हल करने की भाषा क्या होती है? हमारा गणित सीखने का प्रमुख लक्ष्य ये क्षमता विकसित करना है कि हम रोज़मर्रा की समस्या को गणितीय सवाल के रूप में बदल सकें और उन्हें हल कर सकें। बच्चे इसे इबारती सवालों द्वारा सीखते हैं। ठीक है, अब क्या है, सवाल हल करने की भाषा क्या होती है? अब मेनली हम लोग मैथ सीख रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, वो किस लिए सिखा रहे हैं? इसीलिए ना कि डेली लाइफ में उनको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी तो वह उससे वहाँ पे कर पाएँ। तो इसके लिए क्या आना चाहिए उन्हें? ये आना चाहिए कि उनकी अगर वो बाहर हैं और उनके सामने कोई मैथ से रिलेटेड समस्या आई है तो उसे वो उन्होंने जो किताब में पढ़ा था या स्कूल लाइफ में जो सीखा था उससे उसे कनेक्ट कर सकें। जैसे यहाँ या माइनस करना हमने सिखा दिया है और वो मार्केट में कुछ ख़रीदने गए तो फिर उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदी और फिर जितने पैसे बचते हैं उतने पैसे उन्हें पता होना चाहिए कि अब दुकानदार को मेरे को कितने पैसे लौटाने चाहिए। तो वो वहाँ पे वो उस जो मैथ सीखा है उन्हें उसको वहाँ अपनी रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उसमें वो लगा सके, यानी वो सीख सके अच्छा यहाँ पे मैंने 10 रुपये दिए दुकानदार को और मैंने 5 रुपये की चीज़ ख़रीदी है तो दुकानदार मुझे कितना वापस करेगा। तो उसे वो सीखे कि अच्छा मैंने 10 दिया, 5 मैंने उसमें से ले लिया है, यानी कि 10 में से 5 माइनस करूँगा तो मुझे 5 मिलने चाहिए। तो इस तरह से वो क्या है अपनी जो रोज़ की समस्या है उसमें गणित के सवाल के रूप में उसे बदल सके ताकि वो उसे वहाँ पर क्या करें, सीख सके। और इस चीज़ को सिखाने के लिए क्या किया जाता है मैथ में, बच्चों को ये चीज़ जो है वो इबारती सवालों के द्वारा सिखाई जाती है। इबारती सवाल यानी कि शाब्दिक सवाल। शाब्दिक सवाल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होती हैं उनकी किताबों में सवाल ऐसे ही लिखे होते हैं कि राम के पास 4 अमरूद थे, फिर उसके मित्र श्याम आया, उसने उससे 2 अमरूद ले लिए, फिर उसकी मित्र सीता आई, उसने उसे 4 आम और दे दिए, तो कुल मिलाकर अंत में राम के पास कितने आम बचे। इस तरह से जो सवाल आते हैं वो क्या, उन्हें इबारती सवाल या शाब्दिक सवाल कहते हैं। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा अपने आप को उस जगह पर रख के कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। उससे वो वहाँ पे जो मैथ है ना वो कैसा लगेगा, हमारा ऐसा लगेगा मेरी रियल लाइफ में कुछ चीज़ चल रही है। ठीक है, अब आता है मेनली गणित की बतौर भाषा। गणित की बतौर भाषा यानी कि गणित की खुद की भी एक अपनी भाषा होती है। इसके अपने प्रतीक जैसे कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है, ब्रैकेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रतीक हैं। अपने शब्द होते हैं जैसे गुणा, भाग, घात, आयतन, वर्ग, घटाना, जोड़ना, और व्याकरण के नियम हैं। व्याकरण के नियम यानी कि इसके अपने फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको प्लस करना है या आपको अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका एक अपना नियम है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका अपना नियम है। तो वो नियम क्या है, वो व्याकरण है। तो गणित की भी अपनी भाषा होती है। तो मेनली अगर हम मोटे तौर पे देखें तो क्या है, गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी भाषा की प्रतीक भी होता है, भाषा के शब्द भी होते हैं और भाषा का व्याकरण भी होता है। और अगर ये बात क्वेश्चन में आती है कि क्या गणित को सिखाने के लिए हमें आम बोलचाल की भाषा की ज़रूरत होती है या भाषा जो भी भाषा बच्चा बोलता है उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो आप हमेशा कीजिएगा हाँ। अब इबारती सवालों की बात करें या शाब्दिक सवाल। इबारती सवाल मैंने बोला ना आपको कि कैसे होते हैं, जिनमें शब्दों में लिखा होता है कि ऐसा ऐसा करना है। इनको करने के चरण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये चरण आ जाते हैं। तो ये जो सवाल होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वास्तविक जीवन के सवाल को समझना, यानी जो भी सवाल दिया गया है उसको उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करें और उन्हें समझाएं। फिर है इसे गणितीय कथनों में बदलना। उसके बाद हम क्या करेंगे, गणित के कथन में बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला इनका, जैसे मान लिया एक सवाल है बच्चे के फर्स्ट क्लास में कि राम के पास 4 आम है, उसका मित्र श्याम आया, उसने उसे 2 आम और दे दिए, फिर उसका मित्र या उसकी सहेली सीता आई, उसने उससे 2 आम ले लिए। तो क्या है, अब आपको यहाँ पे तो लैंग्वेज में लिखा होता है तो हम वास्तविक जीवन से उसको कनेक्ट करेंगे सबसे पहले बच्चों। फिर इसे गणितीय कथनों में बदलेंगे, यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, मतलब एक 4
आम पहले से थे, श्याम ने आके 4 आम और दे दिए। और देने का मतलब क्या हुआ, यानी कि उस वहाँ पे आ गया कि उस वहाँ पे क्या होगा, जोड़ होगा, उसमें और जोड़ेंगे हम, यहाँ पे प्लस होगा। फिर सीता आई, उसने 2 आम ले लिए। लेने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि उससे ले लिया, यानी उसके पास कम हो गए हैं यहाँ पे, यानी यहाँ माइनस होगा। फिर क्या करेंगे, जब हम ये चीज़ समझा देंगे गणितीय कथनों में उसे, यानी यहाँ पे जोड़ आ गया और यहाँ पे घटाना आ गया। तुल्य गणितीय सवाल की रचना करना, फिर हम गणितीय सवाल की रचना करेंगे, यानी लिख के दिखाएंगे 4 + 4 - 2, ठीक है। फिर हम दिखाएंगे गणितीय सवाल को हल करना, फिर बताएंगे नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब इसे हमें हल कैसे करना है। 4 को 4 से प्लस करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे हम, तो कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। फिर आता है वास्तविक जीवन के संदर्भ में उत्तर को समझाना। अब हम वास्तविक जीवन के संदर्भ में, ये तो हमने मैथ के वो फॉर्म में समझा दिया उसे आंसर निकाल के, अब रियल में भी हम दिखा देंगे। तो इसके लिए आप एक प्ले कर सकते हैं छोटा सा, आप क्लास के 3 बच्चों को ला सकते हैं, एक को राम बना दीजिए, एक को श्याम और एक को सीता। उन्हें कोई कागज़ के टुकड़े दे सकते हैं 4, जिनको आप कह दें कि ये मान लो आप आम है या चौक के टुकड़े या जो भी उस समय चीज़ उपलब्ध हो उसको, और फिर उनको दिखाएं कि यहाँ से श्याम ने आके 4 और टुकड़े दे दिए, फिर यहाँ से सीता ने आके इससे 2 टुकड़े ले लिए, तो श्याम के पास कितने बचे। तो ये जो पूरा तरीका होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप छोटे क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी प्राइमरी लेवल पर जब आप पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कैसे आता है, एक तो ये आ जाएगा, ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना, कौन से स्टेप को सबसे पहले वास्तविक जीवन से उसे जोड़ना है, फिर उन्हें गणितीय कथनों में बदलना है, फिर गणितीय रचना में यानी कि लिख के देखा बताना, नंबर देना है पूरा प्लस माइनस, गणितीय सवाल की रचना करनी है हमें पूरा, ठीक है, एल्गोरिदम पूरा बनाना है, उसके बाद गणितीय सवाल को हल करना और फिर उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। तो ये स्टेप पता होने चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऐसा आता है कि एक बच्चा है, उसके सामने ऐसा इबाती सवाल है और वो उस इबाती सवाल को जो है वो समझ नहीं पा रहा है, किस तरह से उसे करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका आंसर होगा, वहाँ पे क्या होगा कि वो गणित की भाषा को समझ नहीं पा रहा है। अब नेक्स्ट आता है गणित भाषा का विकास। अब ये जो गणित की भाषा है, जैसे मैंने बता दिया कि अपने प्रतीक, अपने शब्द, अपने व्याकरण है गणित के अपने, उसका विकास होता कैसे है, यानी कैसे हम बच्चे को गणित की भाषा सिखाएंगे। ऐसा तो नहीं फर्स्ट जैसे आप क्लास में गए और सभी बच्चों को मैथ की जो भाषा है वो समझ में आती है और आप जाके सीधे उनको सिखाने लगे मैथ और बच्चों को समझ में आया, नहीं, धीरे धीरे आप इससे पहले उन्होंने जब वो क्लास में आए हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास के, उन्होंने इससे पहले गणित सुना ही नहीं गणित के बारे में ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल भाषा में अपने सुना है। तो हमें उनमें अब गणित की भाषा का विकास करना है, तो उसके भी अपने चरण होते हैं। कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिदिन की भाषा, यानी हम जो डेली की भाषा है उसे इस्तेमाल कर। देखिए ऊपर मैंने जो शाब्दिक सवाल बताए आपको या इबारती सवाल को हल कराना, वो जो चरण है वो सेम इसी के जैसा ही है, क्योंकि उसको भी हम गणित की भाषा का जो विकास जिस तरह से होता है उसको ध्यान में रखते कर ही कराते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रतिदिन की भाषा जो भी है उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर गणितीय परिस्थिति की भाषा, यानी अब उसको गणित की लैंग्वेज में चेंज करेंगे। फिर आएगा गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, और लास्ट में आता है प्रतीकात्मक भाषा, यानी कि प्रतीक जो है वो हमने दिए हैं उनकी भाषा का हम प्रयोग करेंगे कि कौन कौन से प्रतीक आएंगे, यानी कि प्लस कहाँ पे लगेगा, माइनस कहाँ पे लगेगा, उन भाषा का प्रयोग करना। अब आता है एक, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गणित की भाषा ऐसी अवधारणाओं, शब्दों, प्रतीकों या एल्गोरिदमों और व्याकरण से मिलकर बनी है जो खास इसी के लिए बने हैं। इसे बच्चे तभी सीख सकते हैं जब वे इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि हमें कोशिश करना है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्या करें, उन चाहे हम लिखा रहे हैं या बोल रहे हैं या सुने, वो मैथ की लैंग्वेज में करें ताकि वो माइंड में उनके बैठ जाए अच्छे से और उन्हें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जमुना से 20 और 1 को नियमानुसार जोड़ने को कहा गया तो उसने लिखा 20 + 1 = 30, यानी कि उसे जब लिखने के लिए बोला गया तो उसने 2 के नीचे 1 लगा दिया और इससे उसका आंसर कितना है, 30 आया। लेकिन जब उसे मौखिक रूप से, यानी कि सिर्फ बोल के बता दिया कि अब आप 20 और 1 को जोड़ के बताओ, तो उसने अपना उत्तर 21 दिया, जो कि बिल्कुल
सही था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसे बोलकर तो लिखना आता था, लेकिन उसे लिखने के टाइम पे जो तरीका है वो नहीं पता था, यानी एल्गोरिदम क्या है, यानी कहाँ पे हमें 1 लिखना चाहिए, ये चीज़ नहीं पता थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को जब चीज़ें सिखा रहे हैं तो उनके सारे नियम बताएं, सारे चरण जो हैं वो धीरे धीरे करके सिखाएं कि किस तरह से हमें सवालों को उसको मैथ की लैंग्वेज में चेंज करना है, फिर उसको किस तरह से सही एल्गोरिदम में लिखना है और सही तरह से हल करना है। तो इस पे भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला क्वेश्चन पूरा आ सकता है कि ऐसे ऐसे उसने किया, तो यहाँ पे क्या मतलब इस बच्चे को किस तरह की परेशानी है। तो क्वेश्चन में आ सकता है इसे मैथ में मन नहीं लगता, या फिर ये इसे मैथ अच्छा नहीं लगता, या सेकंड ऑप्शन हो सकता है टीचर अच्छा से समझाता नहीं है, या थर्ड ऑप्शन हो सकता है इसे मैथ की जो भाषा है वो सही से समझ में नहीं आती है। तो इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसे क्या है, मैथ की भाषा के साथ प्रॉब्लम है, गणितीय भाषा के साथ प्रॉब्लम है, उसकी अवधारणा को वो नहीं समझ पा रही है। ठीक है। विभिन्न प्रतीक सीखते समय बच्चों को तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। अब देखिए, जब बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो मैथ में प्रतीक होते हैं, यानी प्लस माइनस डिवाइड इंटू बटा या कोष्टक, ये सारी चीज़ें जब सीखते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जैसे कि 32 और 3/2 या 2x और x2 जैसे व्यंजकों के बीच फ़र्क ना कर पाना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको सही से पता ही नहीं है दोनों में अंतर क्या है, ये क्या है, ये है तो मैथ की लैंग्वेज ही, है ना। इसी तरह से 3+4 इज़ इक्वल्स टू 7 और 7 इक्वल्स टू 3+4 अगर ये बोला जाए तो बच्चे बोलेंगे, जो छोटे बच्चे वो बोलेंगे ये दोनों चीज़ें अलग हैं, जबकि देखा जाए तो क्या है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे भी बोलते हैं अरे बराबर जो है वो आगे नहीं लगता है, ये पीछे आना चाहिए, लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह से 5+3=8 या 5+3=3+5 यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है, तो बच्चे इन दोनों को सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ पे भी 8 कर देंगे, यहाँ पे भी 8 कर देंगे, लेकिन यहाँ बताया गया कि ये जो है वो इसके बराबर है। तो कई बार जो बच्चे होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो ये भी बोल देते हैं कि ये उल्टा लिखा गया है, इसको भी 5+3 ही लिखना चाहिए था। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है कि अगर हम उनके सामने आगे वाला जो है वो ब्लैंक रखे, बराबर 4+8 करें और उनसे पूछे कि यहाँ पे क्या होगा, तो वो सवाल को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले तो 4+8 का आंसर जो है वो पहले तो लिखा नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर 4+8 बराबर यहाँ पे गैप करके +6 लिखते हैं, तो इस तरह के सवालों को भी वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? अगर उन्हें मैथ की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ में नहीं आया, यानी कि इस तरह से मैथ में सवालों को रखा जाता करा जाता है, नहीं समझ में आया है, तो इस तरह की परेशानियाँ जो है बच्चों के सामने आ जाती हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए 11 और 6 में क्या अंतर है। देखिए हाँ, यहाँ पे भाषा दी, जैसे मैंने बोला कि रोज़मर्रा के बहुत से शब्द हैं जो कि गणितीय भाषा में भी प्रयोग होते हैं, जैसे अंतर हो गया, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया। तो अगर बच्चे को वो शब्द जो है मैथ में किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है नहीं समझ में आएगा, तो वो बहुत सारी गलती कर सकते हैं। जैसे कि 11 और 6 में क्या अंतर, अगर हम बच्चे से पूछें, ठीक है, ये सवाल पूछे जाने पर एक बच्चे ने जवाब दिया कि 11 में 2 अंक हैं और 6 में 1 अंक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अंतर को क्या समझ लिया, डिफरेंस, जो कि हम रियल लाइफ में अपने अंतर का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंस के लिए, इन दोनों में क्या अंतर है। लेकिन यहाँ पे अंतर का मतलब है कि इन दोनों में का जो माइनस करने पे कितना आंसर आता है, अंतर का मतलब यहाँ पे घटाने से है। ठीक है। या तो बच्चा ऐसे बोल सकता है कि 11 बड़ा है और 6 जो है वो छोटा है, इस तरह के भी आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पता उनको ज़रूरी बताना होता है कि घटाने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम करना भी होता है, अंतर भी होता है, घटाना भी होता है, बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम सारांश में देखें कि लैंग्वेज जो है मैथ की वो क्या है, कैसे है, तो वो यही है कि इस प्रकार गणित की भाषा संक्षिप्त, सटीक और तार्किक होती है। यानी गणित की भाषा कैसे होती है, संक्षिप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं उसमें, जैसे कि हिंदी इंग्लिश में होती है। सटीक होती है बिल्कुल, जो है प्लस मतलब प्लस, माइनस मतलब माइनस, ठीक है, सटीक होती है, तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। बच्चों को ज़रूरत है इस भाषा के इस्तेमाल को सीखने की, नहीं तो उनके अंदर क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, और जिसकी वजह से फिर उन्हें मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है। बच्चे गणितीय व्यंजकों और समीकरणों को पढ़ने तथा उनसे जानकारी हासिल करने की क्षमता विकसित
करें, यानी वो समझें कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करें। जो मैथ के व्यंजक या समीकरण हैं उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, ये सारी चीज़ों की हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस कराएं, ताकि वो जो मैथ की लैंग्वेज है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर हो सके। किसी एल्गोरिदम को लागू कर पाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे सीखा जा चुका है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या है उसे करने में गलतियाँ कर देते हैं अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। ठीक है, अगर उनको चीज़ें नहीं पता है, उनको ब्रैकेट का मतलब नहीं पता है अगर कि क्या करना होता है ब्रैकेट है, तो वो चीज़ों को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। इसलिए एल्गोरिदम लिखने से ही मतलब नहीं होता, उसे सही तरह से सीखना भी ज़रूरी होता है। बच्चों के साथ गणितीय भाषा के साथ साथ रोज़मर्रा की भाषा का भी उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा टॉपिक लैंग्वेज ऑफ मैथ, गणित की भाषा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपको ये जो बेसिक जो सारांश है, ये सारे पॉइंट तो आप ज़रूर याद रखिएगा। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।